जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि सरकार के द्वारा सहारा के निवेशकर्ता यानी कि जिन्होंने सहारा में रुपया अपना जमा किया था, सरकार उनका रुपया वापस कर रही है। तो दोस्तों ऐसे में सरकार ने कुछ अपने दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो कि CRCS जो पोर्टल सरकार ने जारी किया है, जिसपे आप आवेदन कर अपना रुपया ले सकते हैं, उस पर कुछ शर्तें भी लागू की गई हैं। ठीक है, यानी कि कुछ शर्तें भी सरकार ने रखी हैं, जैसे कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। ठीक है, आधार कार्ड पर एक वैध मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपका रुपया 50,000 से अधिक है तो पैन कार्ड भी होना जरूरी है, उसकी डिटेल आपको देना जरूरी है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सी जो तमाम शर्तें हैं जो सरकार की तरफ से लागू की गई हैं इस पोर्टल पे, तो वो आपके पास होना जरूरी है। तो ऐसे में दोस्तों हमारे भी कुछ सवाल बनते हैं, जैसे कि अगर बैंक खाते से आधार नंबर नहीं जुड़ा हुआ है तो क्या होगा, आधार पर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या होगा, मेरे पास पैन कार्ड नहीं है तो क्या होगा, या हमारा किसी पर नाम गलत है, या हमारा सहारा के बॉन्ड जो होता है, जो स्लिप होती है उस पर नाम गलत है, या पिताजी का नाम गलत है तो क्या होगा, या स्लिप नहीं मिल रही है तो क्या होगा। तो ऐसे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हम आज इस वीडियो में आपके पास आए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि हम ऐसे बहुत से सवाल लेंगे जो आपके मन में हो सकते हैं, ऐसा आपके मन में चल रहा होगा सहारा को लेके, तो वो सवाल सब इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आपका सवाल कहीं पर भी बीच में आ सकता है। और दोस्तों ये सवाल का जवाब जो मैं दे रहा हूं वो सरकार के द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन के अनुसार ही दे रहा हूं, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं दे रहा हूं। इसलिए आपको जो भी समस्या है तो आप इसको वीडियो को देख के आप अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो आज की बहुत अच्छी लगेगी और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो दोस्तों सबसे पहले आइए, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है CRCS सहारा रिफंड पोर्टल क्या है। दोस्तों हमारे और आपके मन में सवाल आया होगा कि CRCS सहारा पोर्टल जो सरकार ने लॉन्च किया है वो क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 29 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। फिर उसके बाद ऑफलाइन फॉर्म आपने भर के जमा भी किया होगा अपने तहसील में, कचेरी में, या जहां भी आपको जमा करवाया गया हो, विकास भवन में आपने जमा किया होगा। ठीक है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही जारी किया गया था। फिर अभी कुछ दिनों पहले जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं माननीय अमित शाह, उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है CRCS, जिस पे आवेदन कर आप 10,000 रुपए अपने ले सकते हैं। ठीक है, बाकी के रुपए बाद में दिए जाएंगे। 10,000 जो रुपए हैं वो ट्रायल के रूप में दिए जा रहे हैं। ठीक है, अगर ये सक्सेस हुआ तो आगे भी रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद हमारा दूसरा सवाल जो है वो देख लीजिए, मैं ऐसे ही आपको जल्दी जल्दी समझा देता हूँ कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, दूसरा क्या है सवाल कि CRCS सहारा रिफंड पोर्टल सुरक्षित है। जैसा कि हमारा और आपका जो सवाल बनता है ये भी बनता है कि ये पोर्टल है जो सुरक्षित है या नहीं सुरक्षित है, इसमें कोई हानि तो नहीं होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल एकदम सुरक्षित है, क्योंकि ये सरकार के द्वारा ही चलाया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए CRCS सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से रिफंड के लिए कौन कौन पात्र हैं, यानी कि जो रिफंड लेने के लिए कौन कौन एलिजिबल हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, निम्नलिखित में से 4 सोसाइटी को वास्तविक और वैध जमाकर्ता CRCS सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से रिफंड के लिए पात्र है। ठीक है, अगर देखिए आपकी जो स्लिप होगी सहारा की, उसमें अगर ये नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, ये 4 नाम लिखे हैं, तभी आपका रिफंड वापस होगा, वरना रिफंड वापस नहीं होगा। यानी कि आपका जो सहारा में रुपया जमा है वो ए, जैसे कि हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता से संबंधित है, आपके स्लिप पे लिखा होगा, आपको देख लीजिएगा। ठीक है, फिर बी क्या है, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ में आपने जमा किया है, मतलब लखनऊ की ब्रांच के संबंधित आपने जमा किया है। ठीक है, सी क्या है, सहारायन न्यू यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल में आपने जमा किया, या स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद। इन चारों कंपनियों के यानी जो ब्रांच है, इनके ब्रांच से संबंधित आपने किसी शाखा में जमा किया होगा अपना रुपया, तभी आपको मिलेगा। इनका नाम आप देख लीजिए, अगर आपके स्लिप पे इन चारों का नाम है, इन चारों में से किसी एक का नाम है, तो ही आप रुपया के लिए अपना क्या नाम आवेदन करें, आपको रुपया मिलेगा, वरना इनके अलावा किसी और में है तो नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं चौथे प्रश्न की। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप लोग को अभी समझना भी बहुत जरूरी है कि इसमें क्या लिखा गया है। ठीक है, देखिए CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर दावा दायर करने के लिए पात्रता मानदंड क्या है। पात्रता का मतलब योग्यता और मानदंड का मतलब शर्तें क्या है। ठीक है, सरकार की जो शर्तें हैं वो क्या है। तो देखिए दावा अनुरोध दाखिल करने के लिए, यानी जो दावा आप अनुरोध कर रहे हैं, ठीक है, जो दावा आप करेंगे दाखिल करने के लिए जमाकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित तिथियों से पहले पैसा जमा किया जाना चाहिए। यानी कि जो तिथि दी गई है, तारीखें दी गई है, उससे पहले आपका पैसा जमा हो गया हो उसमें। ठीक है, तो वही रुपया मिलेगा। ठीक है, बकाया राशि प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, जैसे 22 मार्च 2022 से पहले आपका रुपया जमा हो चुका हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है, कंपनी का नाम भी लिखा हुआ है, और ये 29 जे वाली जो कंपनी है ये 29 मार्च 2023 के लिए है। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद अब देखिए पांचवा प्रश्न क्या है। पांचवा प्रश्न क्या कहता है, क्या दावा प्रपत्र दाखिल करने के लिए कोई शुल्क लागू है। जी नहीं, कोई नहीं शुल्क लागू है। ठीक है, यानी कि जब आप इसके लिए आवेदन कर रहे हैं ऑनलाइन तो उसमें कोई भी शुल्क नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है। ठीक है, अगर आप किसी दुकान से या साइबर कैफे से भरवाएंगे तो वो अपनी फीस लेगा, ये नहीं कह सकता आपसे कि इस फॉर्म को भरने के लिए सरकार भी कुछ फीस ले रही है। ठीक है, देखिए छठा प्रश्न क्या है, CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर पंजीकरण के चरण क्या है। तो चरण क्या, चरण 1 में जमाकर्ता पंजीकरण होगा, तो ये चीज आपको पहले बता दी गई होगी। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। CRCS सहारा रिफंड पोर्टल के होम पेज पर जाएं। ठीक है, यानी कि आप गूगल पे CRCS सहारा लिखेंगे तो आपके सामने जो पहली वेबसाइट खुल के आएगी उस पर क्लिक करेंगे तो कोने पर ही लिख के आ रहा होगा। मैंने अभी एक वीडियो बनाई है, ठीक है, उस पर मैंने आपको बताया कैसे आप उस पर पंजीकरण कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके बारे में पूरा लिखा हुआ है। फिर उसके बाद क्या है, आपको आधार नंबर, आधार के 4 अंतिम अंक जो होंगे, लास्ट के 4 अंक वो डालने हैं। नीचे मोबाइल नंबर डालना है, वो मोबाइल नंबर डालना है जो आधार पर रजिस्टर्ड हो। ठीक है, जिस पर OTP जा सके। ठीक है, विवरण सही भरें और गेट OTP पे क्लिक करें। प्राप्त OTP को दर्ज करने का अनिवार्य पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सत्यापन
ओटीपी पर क्लिक करें। ठीक है, ये पहला चरण होगा। जैसे आप ओटीपी डाल के क्लिक करेंगे तो आपके सामने पहला चरण पूरा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दूसरा चरण खुलेगा। यहाँ पर दूसरा चरण भी ऐसे बताया, जमाकर्ता लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जमाकर्ता लॉगिन पृष्ठ पर अपने आधार कार्ड के अंतिम 4 अंक और आधार से जुड़े मोबाइल नंबर जैसे विवरण सही गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। प्राप्त ओटीपी दर्ज करें। लॉगिन करने के लिए भारतीय सत्यापित ओटीपी पर क्लिक करें। ठीक है, यानी कि जो भी ओटीपी होगा उस पर सत्यापन करने के लिए आप ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, दूसरा चरण भी हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखिए लिखा है 7वां प्रश्न, उसके बाद देखिए 7वां प्रश्न, जमाकर्ताओं को दावा अनुरोध यानी प्रपत्र मतलब कागज आवेदन के साथ क्या क्या विवरण देने की आवश्यकता है। यानी कि देखिए जो जमाकर्ता होंगे, ठीक है, जब वो प्रपत्र भरेंगे यानी कि जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें आवेदन के लिए क्या क्या डिटेल आपको देनी होगी। ठीक है, देखिए जमाकर्ता के पास होना चाहिए, क्या क्या जमाकर्ता के पास होना चाहिए अभी बताते हैं। देखिए क्या क्या होना चाहिए। ए, सदस्यता संख्या होनी चाहिए। सदस्यता संख्या आपको कहाँ मिलेगी, वो आपको सहारा की जो स्लिप होगी उस पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद जमा खाता की संख्या होनी चाहिए, यानी कि किस अकाउंट में आपने रुपया जमा किया था तो वो भी आपको देना होगा। फिर आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर अनिवार्य है। जमा प्रमाण पत्र या पासबुक भी बहुत ही अनिवार्य है। ठीक है, ई पैन कार्ड, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पैन कार्ड जो भी है। यदि दावा राशि 50,000 से अधिक है, अगर दावा राशि जो भी आप दावा कर रहे हैं आपके रुपया 50,000 से ज्यादा हिलका हुआ है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या नाम है ई पैन कार्ड की डिटेल भी देनी होगी, वो भी अनिवार्य है। ठीक है, अनिवार्य है यानी कि कंपलसरी है। उसके बाद देखिए 8वां प्रश्न क्या है, यदि कुल दावा राशि रुपए है, यदि कुल दावा राशि रुपए है तो क्या पैन नंबर अनिवार्य है। 50,000 और उससे अधिक तो लिखा है हाँ, यदि दावा राशि सभी सहारा सोसाइटी में मिलकर 50,000 और उससे अधिक है तो जमाकर्ताओं को पैन कार्ड का विवरण अनिवार्य रूप से प्रदान करना होगा। ठीक है, चाहे कितनी सोसाइटी, जो 4 सोसाइटी दी गई है, अगर उसमें भी आपका सब में मिलाकर भी 50,000 रुपया बनना है तो आप पैन कार्ड की डिटेल जरूर दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या लिखा है, यदि मेरे पास पैन कार्ड नहीं है तो क्या होगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के थंबनेल में भी लिखा था ये क्वेश्चन। ठीक है, यदि दावा राशि 50,000 और इससे अधिक है तो जमाकर्ताओं को पैन कार्ड का होना अनिवार्य है, यानी होना ही चाहिए। अगर 50,000 से अधिक है, ठीक है, तो आप पैन कार्ड बनवा लीजिए। ठीक है, उसको अपने खाते से जुड़वा लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, क्या आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर बैंक खाता में लिंक होना अनिवार्य है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, क्या आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और बैंक खाता अनिवार्य है। ठीक है, जी हाँ, जमाकर्ता के पास आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और आधार से जुड़ा बैंक खाता अनिवार्य रूप से अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए, जिसके बिना दावा अनुरोध पोर्टल पर दर्ज नहीं किया जा सकता। ठीक है, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, तो आप लोग जरूर अपने खाते को लिंक करवा लें, उसके बाद ही फॉर्म आपको भरें। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या लिखा है, आधार को मोबाइल नंबर से कैसे लिंक करें। तो आप वो तो आपको पता ही होगा कि साइबर कैफे या डाक खाना या किसी भी बैंक में जहाँ सरकारी पोर्टल हो, आप तो क्या नाम साइबर कैफे पे भी ये सुविधा दे दी गई है, तो आप वहाँ पर जाके लिंक करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यदि किसी जमाकर्ता के पास आधार से जुड़ा बैंक खाता नहीं है तो क्या वह अनुरोध दायर कर सकता है। ठीक है, अब ये 12वां प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपके मन में आ सकता है। तो देखिए क्या लिखा है, जी नहीं, आधार से जुड़े बैंक खाते के बिना जमाकर्ता दावा दायर नहीं कर सकता। आधार से जोड़ने यानी सीडिंग सेवा स्थापित जमाकर्ता के बैंक खाते में सुरक्षित निधि हस्तांतरण की सुविधा मिलेगी। अगर आप जैसे ही बैंक से जोड़ लेंगे आधार को, ठीक है, तो आपको अच्छी सुविधा मिल जाएगी। ठीक है, तो सरकार को भी पता चल जाएगा और आपको भी सुविधा मिल जाएगी, इसलिए आप क्या नाम है बैंक जाके आप जुड़वा सकते हैं, आधार से लिंक करवा सकते हैं, कोई ज्यादा समस्या नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद 13वां प्रश्न देखिए, 13वां प्रश्न क्या कहता है, आधार से जुड़ा बैंक खाता क्या है। ठीक है, आधार से जुड़ा बैंक खाता क्या है, तो आधार CDD बैंक खाते से तात्पर्य खाता धारक के उस बैंक खाते से जो आधार संख्या से जुड़ा हो। ठीक है, तो ये है उसका मतलब। ठीक है, 14वां प्रश्न क्या है, बैंक खाते के साथ आधार सीडिंग की जांच कैसे करें। ठीक है, तो बैंक खाते के साथ आधार सीडिंग की जांच इस वेबसाइट के थ्रू आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता दिया गया है, ये भी अनिवार्य है, होना चाहिए। अब देखिए 15वां क्या है, आधार को बैंक खाते से जोड़ें तो कैसे। जमाकर्ता अपने संबंधित बैंक में उपलब्ध सुविधा आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों के माध्यम से बैंक खाते को आधार से जोड़ सकते हैं। अगर बैंक खाता तो उसे आधार से जोड़ने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग है, बैंक के मोबाइल ऐप से जोड़ सकते हैं, बैंक में जाकर, ठीक है, जो वहाँ का फिजिकल फॉर्म होगा, जो फॉर्म वो आप देंगे उस पर आप अपनी डिटेल देकर बैंक से जुड़वा सकते हैं, बैंक के ATM के माध्यम से जुड़वा सकते हैं, SMS के माध्यम से जुड़वा सकते हैं और फोन बैंकिंग के माध्यम से आप आधार को बैंक खाते से जुड़वा सकते हैं, लिंक करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आप क्या 16वां प्रश्न क्या है, 16वां प्रश्न क्या है, क्या जमाकर्ता की आधार जानकारी पोर्टल पर संग्रहित की जाएगी। तो क्या लिखा है यहाँ पर, क्या जमाकर्ता की आधार की जानकारी जो पोर्टल पे वो संग्रहित की जाएगी। नहीं, जमाकर्ता की आधार की जानकारी संग्रहित नहीं की जाएगी। यहाँ क्या है, UIDI मानदंडों के अनुसार अनक्रिप्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिख दिया गया है, तो आपको यहाँ पर सारे कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। उसके बाद देखिए दावा प्रस्तुत करने के लिए कौन से दस्तावेज संलग्न करने होंगे, यानी कि जब दावा आप प्रस्तुत करेंगे, लगाएंगे, तो उसमें कौन कौन से जो कागज होंगे वो लगाए जाएंगे। ठीक है, अटैच किए जाएंगे, तो कौन कौन से अटैच किए जाएंगे। देखिए जमाकर्ता को निम्नलिखित संलग्न करने होंगे दस्तावेज, कौन कौन से। ए, जमा प्रमाण पत्र या पासबुक। बी, दावा अनुरोध प्रपत्र, दावा अनुरोध प्रपत्र यानी कि जो भी स्लिप है आपको उसकी रसीद। ठीक है। सी, पैन कार्ड यदि दावे की राशि 50,000 से अधिक है तो। ठीक है, उसके बाद आप नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए। मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आपका समय ज़्यादा जाए ना, और आप यहाँ पर पढ़कर भी समझ सकते हैं। ये सब सरकार के द्वारा ही जारी किया गया क्या नाम है नोटिफिकेशन है। ठीक है, जो उनके क्वेश्चन जो बनते हैं, जो सरकार ने इसका जवाब दिया, वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, इसलिए ये सब वैलिड है। ठीक है, वैध है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, क्या जमाकर्ता किसी भी फाइल प्रारूप में दस्तावेज अपलोड कर सकता है। ठीक है, मतलब आप जब अपलोड करेंगे अपने मोबाइल से या लैपटॉप से भरेंगे तो आपके पास कौन कौन सा मतलब ऑप्शन है जिससे आप जो फाइल होगी उसे अपलोड करेंगे। देखिए, या तो PDF बना के कर सकते हैं, JPG मोड में कर सकते हैं, या PNG मोड में कर सकते हैं, या
ईजी, ये मोड होते हैं यानी कि जब आप दस्तावेज को अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं, तो अपलोड कर सकते हैं। सबसे बढ़िया तो मैं आपको बताऊंगा पीडीएफ में कर दीजिए, क्योंकि पीडीएफ में हर चीज डिटेल से होती है और साफ होती है, बिल्कुल क्लियर होती है हर चीज, ठीक है। तो आप पीडीएफ में दे देंगे तो और अच्छी बात है, बाकी आपकी मर्जी है। उसके बाद देखिए 19वां प्रश्न क्या है, क्या जमाकर्ता को एक ही दावा प्रपत्र में सभी जमा का विवरण प्रदान करने की आवश्यकता है? तो देखिए एक ही प्रपत्र में यानी एक ही कागज में क्या नाम है विवरण, जो सारा विवरण होगा वो आपको देने की आवश्यकता है। तो जी हाँ, जमाकर्ता को उन सभी सहारा सोसाइटी की सभी जमाओं का विवरण देना होगा जहां जहां जमाकर्ताओं के पास बकाया प्राप्ति है, ठीक है। ऐसे सभी दावों के विवरण को एक एक करके, ठीक है, एक ही दावा प्रपत्र में जोड़ देना होगा, यानी कि जो भी एक ही दावा प्रपत्र होगा यानी कि एक ही जो कागज होगा उसी में जोड़ देना होगा, ठीक है, अलग अलग नहीं करना होगा। तो ये हो गया हमारा 19वां प्रश्न। अब हम देखते हैं इसका आज का 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न क्या कहता है, यदि किसी जमाकर्ता के पास एक से अधिक जमा खाते हैं तो उसे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि यदि किसी जमाकर्ता के पास एक से अधिक जमा खाते हैं तो उसे क्या करना चाहिए। यदि जमाकर्ता के पास कई जमा खाते हैं तो जमाकर्ताओं को उन सभी के लिए एक ही दावा आवेदन प्रपत्र भरना होगा, ठीक है। अगर ज्यादा है आपके पास एक से अधिक क्या नाम खाते हैं तो भी आपको एक ही में भरना होगा, ठीक है। उसके बाद हालांकि जमाकर्ताओं को प्रत्येक खाते के लिए मूल जमा प्रमाण पत्र सीडी या पासबुक को व्यक्तिगत रूप से स्कैन और अपलोड करना होगा, यानी कि जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे वो एक ही सीडी में आपको पासबुक व्यक्तिगत रूप से स्कैन और अपलोड करना होगा। तो ये रही आज के हमारे कुछ 20 सवाल, बाकी भी कुछ सवाल बचे हैं, 20 सवाल लमसम ऐसे 15 सवाल जो बचे हैं जो सरकार ने दिए हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि शायद ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आपको ये समझ में ना आए सवाल, ठीक है। आगे के जो सवाल है वो भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल होंगे, ठीक है। तो आगे की वीडियो देखने का ना भूलें, इसलिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं आपके साथ पास नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।